राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा इकोनॉमिक इंसिडेंट्स यानी ऐसी आर्थिक घटनाएं जिनका असर सीधा सीधा बाजार पर पड़ता है। शायद आज की वीडियो में आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मैं एक इकोनॉमिक का बोरिंग टीचर हूं जो आपको इकोनॉमिक का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे जुड़ी कुछ ऐसी चीजें ही ऐसी हैं जो इकोनॉमिक से सीधा सीधा रिलेट करती हैं। पर मेरी मानिए, अगर आपको बाजार में कुशल ट्रेडर बनना है तो आपको कंपनियों के साथ साथ बाजार की ये बाहरी चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर सरकार अपना बजट पेश करती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन का बाजार पर क्या असर पड़ेगा। और मेरी मानिए, इनका सीधा सीधा असर बाजार पर पड़ता है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एज अ मार्केट पर्सन आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है और इन दोनों चीज़ों का क्या असर पड़ता है मार्केट पे। वैसे तो इस टॉपिक से जुड़े हुए और भी टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, पर मैं इस वीडियो में केवल पार्ट 1 में ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा। पार्ट 2 में इनसे दूसरी अलग चीज़ें भी समझाऊंगा। आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एक कंपनी द्वारा लिए गए फैसलों का क्या क्या असर पड़ता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पर अभी के लिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लाई जाती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी लाता है ताकि बाजार में संतुलन बना रहे, और ये संतुलन वो ब्याज दरों में गिरावट या उसको ब्याज दरों को बढ़ाकर करता है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, यानी जब बैंक को आरबीआई से लोन लेना होता है तो वो किस ब्याज दर पे लोन लेता है, इसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट इंक्रीज होता है तो एक बुरा संकेत है, और अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो ये एक अच्छा संकेत है। आप खुद ही समझिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा यानी ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। अगर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं और ये ब्याज दर बढ़ जाए यानी बैंक को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो बैंक अगर किसी दूसरी कंपनी को लोन देगा तो उसको भी ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो इससे कंपनियां लोन लेने में हिचकेंगी और जिसकी वजह से मार्केट में कंपनियों का विस्तार नहीं होगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ रेपो रेट डिक्रीज हो जाती है यानी ब्याज दरें कम हो जाती हैं, तो शायद बैंक भी अपनी ब्याज दरें कम कर दें। तो इससे मार्केट पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आरबीआई जब भी अपना रेपो रेट इंक्रीज करता है तो इसमें मार्केट का एक बैड डाउन माना जाता है, और अगर डिक्रीज करता है तो एक गुड पॉइंट माना जाता है। तो कुल मिलाकर इसका सीधा सीधा असर मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। करंटली इंडिया में रेपो रेट है वो है 4%, यानी 4% के ब्याज दर पे बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है, और उस 4% की ब्याज दर पे उसे पैसा लौटाएगा। और हम कितने पे लेते हैं बैंक से लोन? 12% पे। आप देख रहे हो, ये सारे मिलके भाई पागल बना रहे हैं हमारा। खुद तो 4% पे ले रहे हैं पैसा, और भैया हमें लेना पड़ रहा है 12% पे। खैर छोड़ो। अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी ठीक उल्टा, रिवर्स। जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है और जिस ब्याज दर पे लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक आरबीआई को खुशी खुशी लोन देता है क्योंकि उसे पता है कि आरबीआई फ्रॉड या डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर बैंक किसी कंपनी को लोन देते शायद उसमें चांसेस होते हैं कि वो डिफॉल्ट या फ्रॉड हो, या फिर उसको उसकी जो राशि है वो ना मिले। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका विजय माल्या और नीरव मोदी। बैंकों ने इसे भारी भरकम लोन दिए और ये रफू चक्कर हो गए। पर आरबीआई के केस में ऐसा नहीं होगा, आरबीआई उनको पैसा उनका दे ही देगी। तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होती है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि फिर बैंक ज़्यादा इच्छुक आरबीआई को लोन देने में रहेंगे। तो इससे कंपनीज को लोन नहीं मिलेगा, और जब कंपनी को लोन नहीं मिले तो कंपनियों का विस्तार नहीं होगा, और इससे वजह से मार्केट डाउन जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होता है तो ये अच्छे संकेत हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो कंपनियों को ईजिली लोन मिलेगा, और जब उन्हें ईजिली लोन मिल जाएगा तो वो अपना विस्तार कर पाएंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स रेपो रेट का क्या असर पड़ता है। आप देख रहे होगे कि रेपो रेट का ठीक उल्टा ही असर पड़ रहा है। अब जो इंडिया में करंटली रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%, यानी ये वो ब्याज दर है जिस पे आरबीआई बैंकों से लोन लेगी।
तो अगर ये कम होती है तो ठीक है, पर अगर बढ़ जाती है तो नुकसान हो सकता है। अब अगला है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, यानी डिपॉजिट सम मनी टू RBI, यानी बैंकों को अपना कुछ नकदी पैसा RBI को देना होता है। अगर ये CRR ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है, तो बहुत सारा पैसा बाजार से RBI के पास जाएगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो कैश रिजर्व रेशियो हमेशा डिक्रीज और सामान्य रहना चाहिए, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे, ठीक ठाक रहे। ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि ज़्यादा पैसा बाजार से निकल के RBI के पास ना आए और अर्थव्यवस्था एक नियमित रूप से चलती रहे। तो ये कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज हो जाए तो ठीक है, और संतुलन रहे, यानी ना बढ़े ना घटे तो भी ठीक है, पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति। अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये क्या होता है। जब भी किसी वस्तु की या सामान की लगातार उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो रुपए की खरीदने की क्षमता गिर जाती है। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं यानी 2010 में, तो 100 रुपये में शायद मैं अपने घर का राशन ले आता था। पर अगर मैं अब 100 रुपये का सामान लेने जाऊं तो मेरे को ये चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी पर कम मिलेगी या फिर मिले भी ना। तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे ये समझिए, अगर कुछ महीनों पहले प्याज की कीमत 15 रुपये थी तो कुछ महीनों बाद उसकी कीमत 35 या 50 रुपये तक भी जा सकती है। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसका सीधा सीधा असर बाजार पर पड़ता है। पूरा पूरा असर इसका बाजार पर पड़ता है, क्योंकि अगर किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो लोगों को परेशानी आएगी उस चीज़ को खरीदने में। अब इसको नापने के दो तरीके हैं। पहला है WPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स, और हम इसे कंपनी टू कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी से कंपनी के द्वारा ली गई चीज़ें या खरीद बिक्री को नापता है, उसको WPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। WPI एक सरल तरीका है इन्फ्लेशन को नापने का, क्योंकि इसमें एक कंपनी से और दूसरी कंपनी के बीच में नापा जाता है। इसे थोक महंगाई या थोक स्तर भी कहते हैं। आपने सुना होगा थोक महंगाई यानी होलसेल प्राइस। करंटली इंडिया का WPI अप्रोक्स 13.45% है, जो कि काफ़ी हाई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन क्या असर गिरता है मार्केट पे। ये सीधा सीधा असर गिरता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका कौन सा है इसको नापने का। इसका दूसरा तरीका है CPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसे हम कंपनी टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं। CPI एक सटीक तरीका है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का, क्योंकि इसमें एक आम आदमी यानी एक आम ग्राहक को किस दाम पे कोई चीज़ मिल रही है उसको नापती है, और फिर एक इन्फ्लेशन का रेट बताती है। थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है कि उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। शहरी वर्ग अलग और ग्रामीण वर्ग वर्ग अलग होता है। इन सबको मिला के एक CPI इंडेक्स बनता है जो एक इन्फ्लेशन को दर्शाता है। करंटली इंडिया का CPI अप्रोक्स 5.36% है, जो कि काफ़ी हाई है। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं समझ में आ गई होंगी, और बने रहें पार्ट 2 को देखना ना भूलें, जिसमें हम बजट, IIP, PMI के बारे में जानेंगे और क्या होती हैं। अब आखिरी बहुत ज़रूरी काम, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि वो भी कुछ जान सके देश दुनिया के बारे में। And thank you for watching and learn with entertainment and make yourself from unprofessional to a professional.